के द्वारा हमारा क्या गया है, संविधान बनाया गया है। तो क्या बनाने वाली कोई संविधान सभा थी ना, तो इसके द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, निर्मित करके बनाया गया था। ऐसा समझ में? ठीक है। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने कल अपने एक सिलेबस की वीडियो बनाकर डाली थी, ठीक है, उसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, और ये एक दूसरे से कैसे लिंक है। ठीक है, सबसे पहले अपना संविधान। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जिसमें सम का मतलब है समान यानी इक्वल, और विधान का मतलब है लॉ यानी नियम। यानी हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा है कानूनों और नियमों का ऐसा संकलन जो किसी देश की का शासन चलाने में आवश्यक हो। शासन चलाने में आवश्यक हो, उसे क्या बोलेंगे हम? संविधान। देखो संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? अपना एक किताब, जिसमें क्या दिया गया है? नियमों और कानूनों का संकलन। संकलन का मतलब समूह, यानी उसमें क्या दिए गए? अपने नियम और कानून बनाकर लिखे गए हैं। अब कहते हैं कि अपने संविधान है, संविधान भारत में क्या अपने सुप्रीम है, क्या ये खुद अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, जो इसको क्या कराएगी? लागू कराएगी। क्योंकि ये तो किताब में लिख दिए गए नियम, ये नियम अपने आप थोड़ी ना लागू हो जाएंगे। इसको लागू कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था क्या हुआ? संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान को व्यवहार में लाना क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। ठीक है, टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी कहते हैं। आया समझ? आया समझ? यानी संविधान क्या है? संविधान दो वर्ड से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब है समान और विधान का मतलब है नियम। ठीक है, आया समझ में? कानूनों और नियमों का ऐसा संकलन जो किसी देश का क्या चलाएगा? शासन चलाएगा। शासन किस प्रकार चलाएगा? राज्य व्यवस्था के साथ मिलकर। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर संविधान है, अगर किसी देश में राज्य व्यवस्था नहीं है, तो वो खुद से लागू नहीं होगा। यदि अगर किसी देश में राज्य व्यवस्था है और वहां पर बनाए गए नियम कानून नहीं है, तो क्या होगा? वहां पे भी कोई संविधान नहीं होगा, वहां पे भी अच्छी तरीके से नियमों और कानूनों का क्या होगा? अपना पालन नहीं होगा। इसी प्रकार ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है अपना आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आर्टिकल 17 यानी कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत क्या है? यानी अगर कोई भी आपके साथ भेदभाव करेगा तो ये क्या होगा? अपना नियम और कानून यानी संविधान के विरुद्ध होगा। संविधान के विरुद्ध होगा तो क्या है? अपना इसके प्रति तुम्हें क्या दी जाएगी? सजा, जिसके द्वारा क्या लाया गया? अपना एक नियम लाया गया, नागरिक अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1955। यानी आर्टिकल 17 कहाँ दिया गया अपना? संविधान में। अगर इसका कोई भी उल्लंघन कर रहा है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी कास्ट के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे, अगर तुम्हारे पास क्या कर रहा है, कोई भी भेदभाव कर रहा है, तो इसके द्वारा क्या किया गया अपना? सरकार ने इस पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया है 1955 के द्वारा, जिसमें क्या होगा, अगर कोई भी इस नियम या कानून का उल्लंघन करता है तो उसको इस एक्ट के द्वारा क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। आया समझ में? जैसे दूसरा एग्जांपल है अपना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ठीक है। ये क्या है अपना? आर्टिकल 21 के द्वारा दिया गया है, जो कि अपना क्या है? अपना फंडामेंटल राइट्स है। अगर तुम्हारा कोई भी ये उल्लंघन करता है नियमों का, तो आप कहां जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। किस नियम के द्वारा? अपना नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते अपना चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? नंबर 1, संसद। संसद क्या है अपना? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगी? अपना लॉ मेकिंग करेगी, यानी नियम बनाएगी। दूसरा है अपना न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका अगर कोई भी नियम या कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या देगी? दंड देगी। नंबर 3 है अपना अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं, ठीक है। यानी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? नंबर 1, संसद। संसद क्या करेगी? अपना नियम कानून बनाएगी। दूसरा अपना न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी? अगर कोई भी नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देगी। तीसरा क्या अपना? अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं क्या है अपनी? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है। वे संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है। क्या कहलाती है अपनी? संवैधानिक संस्थाएं। जैसे एग्जांपल है अपना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। दूसरा है अपना राज्यपाल की नियुक्ति। यानी संवैधानिक संस्थाएं क्या हुई अपना? वे संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, उन्हें क्या कहते हैं हम? संवैधानिक संस्थाएं। जैसे अपना इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। ये अपने किसका एग्जांपल हुआ? अपने संवैधानिक संस्थाएं का। आया समझ में? दूसरी अपनी असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं क्या होंगी? असंवैधानिक संस्थाएं वे है जो संविधान का उल्लंघन करे, उनको असंवैधानिक संस्थाएं बोलती है। वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करे, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती है।
आया समझ में? वे संस्थाएं, वे इंस्टीट्यूशंस जो संविधान का उल्लंघन करे, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल है अपना माओवाद, माओवाद संगठन, ठीक है, नक्सलवादी संगठन, जो अपना वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था, नक्सलवादी जिले से, यानी नक्सलवादी गांव से, ठीक है जी। ये क्या है अपना माओवाद संगठन और नक्सलवादी संगठन क्या है? ये ऐसे संगठन है जिनका कहना है कि जो अपनी सरकार है ना, यानी उच्च वर्ग के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं, अपने निम्न वर्ग के लोगों का सेपरेशन कर रहे हैं। सेपरेशन यानी दबाव डाल रहे हैं, इनको उभरन नहीं दे रहे। उभरने का मतलब है उनको उनके नियमों और पालनों के अनुसार उनका क्या है, अपना उल्लंघन कर रहे हैं। आए समझ में? तो इसी कारण उनका कहना है जो अपने सेपरेस्ट पावर है, यानी जो अपनी निचले जाति के लोग हैं, वे शस्त्र उठाए और उच्च वर्ग की जातियों के खिलाफ क्या करें, आंदोलन करें, ठीक है, जो ताकि वे अपने क्या है अधिकारों को भी प्राप्त कर सके। इनका कहना यह है माओवाद संगठन और नक्सलवादी संगठन का। लेकिन इसके विरुद्ध में सरकार क्या लाई है, अपना यूएपीए एक्ट, यूएपीए एक्ट 1967, जिसकी धारा, जिसमें सेक्शन 3 के अनुसार 17 जितने भी संगठन थे उन पे क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। आया समझ में? यानी असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लंघन संविधान, मतलब जो संविधान का उल्लंघन करे, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे अपना माओवाद संगठन और नक्सलवादी संगठन। इनके विरोध में अगर कोई भी इस प्रकार के संगठन का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है, यानी देश में अशांति फैला रहा है, उसके विरुद्ध में क्या लाया गया, अपना यूएपीए एक्ट, ठीक है। यूएपीए एक्ट 1967 में जो धारा 3 के तहत 17 संगठनों पे, 17 अन्य संगठनों पे क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध, यानी बैन कर दिए गए थे। नंबर 3 है अपना गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं है, वे संस्थाएं है जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया है, जबकि संविधान को लागू कराने में आवश्यक हो। क्या कहलाती है, अपना गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन संविधान को लागू कराने में इनका रोल ज्यादा हो, यानी आवश्यक हो। जैसे एग्जाम, जिसका गठन 2 प्रकार से किया जा सकता है, यानी किया जाता है। नंबर 1, संसद के द्वारा। संसद क्या करेगी, इसका गठन करेगी अपना लॉ बनाकर। जैसे एग्जांपल है अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये क्या है, सभी अपने संसद के द्वारा बनाए गए कानून है जिनका गठन क्या करेंगी, संसद करेगी, जिनको क्या बोलेंगे हम, स्टैट्यूटरी बॉडी। आए समझ में? दूसरा क्या है अपना प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गठन करते हैं। जैसे एग्जांपल अपना नीति आयोग, नीति आयोग यानी नीति आयोग, ठीक है। यानी दोबारा से देखते हैं हम, गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन संविधान को लागू कराने में आवश्यक हो, जिनका गठन 2 प्रकार से किया जाता है, अपना एक संसद द्वारा। संसद का जैसे संसद के द्वारा बनाए गए क्या, अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दूसरा है अपना राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या करेगा, गठन करेगा। जैसे अपना है नीति आयोग, ये क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है, अपना
स्टैट्यूटरी बॉडी है। आए समझ में? ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसे हमारा भारत है, भारत आजाद कब हुआ, यानी इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। अपना जो संविधान लागू हुआ था, जो संविधान को अपनाया गया था, वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आया समझ में? इसके बारे में हम धीरे धीरे अपने डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था, जो अपना लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, तो यहाँ पे क्या अपना संविधान क्या हुआ, अपना सुप्रीम हो गया। सुप्रीम। क्या इससे पहले अपना भारत में कोई नियम कानून नहीं थे? क्या इससे पहले भी कोई संविधान था? मैं बताता हूं, संविधान नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए नियम कानून थे यहाँ पे, ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपना नियम कानूनों को भारत में अप्लाई कर रहे थे, जिसमें क्या था, भारत के लोगों को क्या कराया जा रहा था, अपना सप्रेस्ड किया जा रहा था, नहीं दबाया जा रहा था, और लाभ किन को मिल रहा था, अपना ब्रिटिश आर्मी को, जिसके कारण इन नियमों को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिसके द्वारा अपना हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर क्या करा, अपना एक संविधान का निर्माण करा, यानी नियमों कानूनों को लाए, इकट्ठा करा, एक किताब में लिखा, जिसको हमने क्या कहा गया, संविधान। तो संविधान क्या है, सर्वोपरि है, यानी क्या है, अपना सुप्रीम है, इससे ऊपर ना नीचे कोई है नहीं, ठीक है। आया समझ में भाई? ये हमारा अगला पॉइंट है अपना संविधान के प्रकार, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को दो भागों में बांटा गया है अपना, लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखित अंश ज्यादा होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें लिखित यानी रिटन पोर्शन ज्यादा होता है और अनरिटन पोर्शन कम होता है। जबकि अलिखित संविधान में क्या होता है, अपना अलिखित पोर्शन ज्यादा होता है और लिखित पोर्शन कम होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है अपना ब्रिटेन, यूके, ठीक है, और इसका एग्जांपल है अपना इंडिया। आया समझ में? नंबर 2 है अपना पॉइंट, लिखित संविधान निर्मित होता है, यानी लिखित संविधान, जो लिखा हुआ संविधान होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभा के द्वारा बनाया होगा। जैसे हमने पढ़ा था अपना संविधान सभा, संविधान सभा के द्वारा हमारा क्या किया गया है, अपना संविधान बनाया गया है। तो ये क्या आती है, अपनी बनाने वाली कोई संविधान सभा थी ना, तो इसके द्वारा क्या हुआ था, निर्मित हुआ था, निर्मित यानी बनाया गया था। आया समझ में? ठीक है। जबकि अलिखित संविधान विकसित होता है। विकसित का मतलब है यहाँ पे क्या है, ज्यादातर रिटन पोर्शन यानी किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, यहाँ के संविधान को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। वो क्या है, अपना रिचुअल्स कस्टम्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा यानी परंपराओं के द्वारा वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के द्वारा क्या है, वहां के नियम और कानूनों को फॉलो करते चले गए, तो क्या है, वहां पे एक रिचुअल्स बन गई, ठीक है। तो इसलिए वहां का संविधान कैसा है, अपना एक विकसित संविधान है, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना लिखित संविधान में एकात्मक सरकार भी हो सकती है, संघात्मक सरकार भी हो सकती है और अर्धसंघात्मक सरकार भी हो सकती है। इसके बारे में हम समझेंगे कि एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होगा, अर्धसंघात्मक क्या होता है, और इंडिया में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। जबकि अलिखित संविधान में एकात्मक सरकार होती है। अगला पॉइंट है अपना जो लिखित संविधान है, वहां पर क्या होगी, अपनी न्यायपालिका सुप्रीम होगी यानी शक्तिशाली होगी, जबकि अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका शक्तिशाली नहीं होती, यहाँ पर न्यायपालिका शक्तिशाली नहीं होती, यहाँ पर विधायिका क्या होती है, लेगिस्लेचर क्या है, ये अपना क्या है, लॉ मेकिंग करती है। जबकि मैंने बताया था न्यायपालिका क्या करती है, ज्यूरिडिक्शन का काम करती है, यानी कि अपना जस्टिस करती है। आया समझ में? ठीक है। हम अब अपना पॉइंट देखते हैं एकात्मक। ये एकात्मक होता क्या है? एकात्मक सरकार वो सरकार है जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया हो। अच्छा, ये केंद्रीकरण क्या होता है भैया? केंद्रीकरण होता है जहां पर सिर्फ एक सरकार हो। अच्छा भैया, एक सरकार कहाँ होगी? जैसे आपने सभी ने देखा है, कहीं मतलब हर एक देश में क्या होता है, एक तो खुद देश होता है और उसके अंदर क्या होता है, अपने राज्य होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सेंटर यानी केंद्र और स्टेट,
दोनों में क्या है अपना एक ही सरकार है, सिर्फ एक सरकार है जो कि अपने सेंटर पे है। ठीक है, सेंटर की सरकारी क्या करेगी अपने स्टेट के डिसीजन भी सेंटर सरकार ही देगी। ठीक है, उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसके फायदे ये क्या है अपना कम खर्चीली होगी, कम खर्चीली होगी और कम क्षेत्रफल वाले एरिया पर होगी, एरिया नहीं क्षेत्र पर, यानी कम क्षेत्र पर होगी। निर्णयों में आसानी होगी, यहाँ पर क्या है निर्णय करने में आसानी होगी क्योंकि कम क्षेत्र है, कम क्षेत्र है तो वहां पे क्या है कम खर्चीली होगी। कम खर्चीली का मतलब है यहाँ पर क्या है अपना सेंटर के लिए अलग इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है और स्टेट के लिए अलग इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है, दोनों के लिए क्या अपना एक इलेक्शन कराई जा रही है, तो इसलिए क्या अपनी कम खर्चीली होगी। दूसरा क्या निर्णय देने में, निर्णयों में क्या होगी अपनी आसानी होगी क्योंकि जहां पर कम जनसंख्या निवास करती है तो वहां पर क्या है अपना आसानी से हम क्या कर सकते हैं निर्णय भी कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है जी। और तीसरा क्या है यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कम होंगे। विवाद कम क्यों होंगे क्योंकि आपको भी पता है सेंटर और स्टेट में क्या है एक ही प्रकार की सरकार है, तो इसलिए क्या है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध अच्छे बने होंगे। ठीक है, ये क्या है अपना एकात्मक सरकार है। जबकि अगला पॉइंट है अपना संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार कहाँ है, क्या है जहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब है जहां पर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार हो। ठीक है, केंद्र की सरकार अलग हो और अपना राज्य की सरकार अलग हो, दूसरा क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी द्वैध, ठीक है, यानी द्वैध सरकार। आया समझ में? ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये किन क्षेत्रों में होगी, ये ज्यादा खर्चीली होगी, ज्यादा खर्चीली और अधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों में या अपने स्टेट में होगी। दूसरा क्या है निर्णय लेने में देरी होगी। निर्णय लेने में देरी क्यों होगी क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है अपना केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में सरकार अलग है, तो वहां पे क्या है इन एक दूसरे में क्या अपना जो भी कोई निर्णय लेंगे कभी यह सहमत हो जाएगी केंद्र सरकार, कभी राज्य सरकार सहमत नहीं होगी, कभी राज्य सरकार सहमत हो जाएगी फिर केंद्र सरकार सहमत नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या है निर्णय लेने में क्या होगी देरी होगी। आया समझ में? ठीक है, और ये क्या है कम खर्चीली और कम क्षेत्रफल वाले राज्यों में होगी। ठीक है, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध कम होंगे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं क्योंकि कभी केंद्र किसी भी निर्णय में मान जाएगा फिर राज्य नहीं मानेगा, कभी राज्य माने जाएगा फिर केंद्र नहीं मानेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है इनके बीच संबंध बिगड़ने के चांस बने रहते हैं। आया समझ में? इसका एग्जांपल है किन क्षेत्र में है, ये अपना अमेरिका, यूएसए, कनाडा। ठीक है, अब भैया हम देखेंगे जो अपना एकात्मक सरकार थी, एकात्मक सरकार कहां पे अपना फ्रांस में, एक बार लिख लेना वहां के फ्रांस, जापान। और अब देखेंगे भैया ना तो हमारा इंडिया जो है ना तो एकात्मक सरकार में लाई करता और ना संघात्मक सरकार में लाई करता, तो इंडिया लाई कहां करता है, वो करता अपना अर्ध संघात्मक सरकार। इंडिया में किस प्रकार की सरकार है, अर्ध संघात्मक सरकार। अर्ध संघात्मक सरकार का मतलब है एकात्मक
प्लस संघात्मक सरकार का क्या होगा फिर मिलाप होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अर्ध संघात्मक सरकार। ठीक है, कि सबसे पहले किसने बताया था कि जो भारत की सरकार है वो अर्ध संघात्मक है, केसी वीयर। केसी वीयर, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, भारत की सरकार यानी इसका एग्जांपल है क्या अपना इंडिया। भारत में किस प्रकार की सरकार है, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण यानी अर्ध संघात्मक प्रकार की सरकार है। ठीक है साथियों, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।